रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। रोशनी के कारवां के हम सफर साथियों को सलीमा, रजा और अरशद इकबाल का भी नमस्ते। अरे बड़े उतावले हो रहे हो। वाह, दरअसल बात यह है कि आज मैं आपके और अपने दोस्तों को एक कहानी बल्कि एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, सच्चा है। पहाड़ों पर एक मुसाफिर रात को कंबल ओढ़कर बस में सवार हो गया और सो गया। अच्छा। बीच सफर में उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पैर से लिपटा एक मोटा सा सांप सो रहा है। सख्त डर का माहौल। दूसरे मुसाफिरों ने डर के मारे उस बेचारे को बस रुकवाकर धीरे से नीचे उतार दिया, अपनी जान बचाने की खातिर। अच्छा। सुबह हुई, धूप निकली, गर्मी से सांप जागा और चला गया। दूसरी बस आई तो ये मुसाफिर सवार हो गया किसी दूसरी बस में। आगे खाई में एक बस गिरी पड़ी थी, सब मरे थे। यह वही बस थी जिससे उसे उतारा गया था। वाह वाह वाह, क्या कमाल का किस्सा है अरशद। दोस्तों, अच्छा ये बताइए, अरशद ने जो आपको ये किस्सा सुनाया, इससे आपने क्या सीख ली? भाई, हम तो ये कहते हैं कि जाके राखो साइया, मारी सकै ना कोई, बाल न बांका करी सकेगा जो जगबैरी होए। बहुत अच्छे, लेकिन और मतलब? और मतलब ये कि इससे ज्यादा भी कोई और बात तुम्हारी समझ में आई इसका मॉरल? हाँ, बात यह है कि तकदीर के आगे किसी का बस नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ और भी है इस कहानी का मॉरल। वो ये कि बुरी से बुरी मुसीबत धैर्य और संयम के सहारे टल सकती है, और खतरनाक काली रात के बाद उम्मीद का सूरज चमक सकता है। बस ऐसी ही विश्वास जगाने वाली घटनाएं और पर्सनालिटीज का जिक्र हम हर सप्ताह करते हैं इस रोशनी के कारवां में। ये हैं विक्रम दालमिया, जॉर्ज इब्राहिम से बातचीत के दौरान हमें बता रहे हैं कि उन्होंने संघर्ष और सफलता दोनों को कैसे चखा। कोलकाता में खुद उनका अपना बिजनेस है। नमस्कार विक्रम, आप उन उद्योगपतियों में हैं जिन्होंने एक घाटे में चलने वाले उद्योग को मुनाफे में बदल दिया। इसके बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बता दीजिए। मैंने जब बीकॉम पास किया 1991 में, उस वक्त मैं चाहता था कि मैं अपने फादर के बिज़नेस को ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो बिज़नेस बंद होने की तरफ जा रहा है। इट इज़ हेडिंग द रॉन्ग डायरेक्शन। बट मेरे फादर को समहाउ ये मंजूर नहीं था कि मैं इंडिपेंडेंटली इसको चलाऊं। वो चाहते थे कि मैं बस समय व्यतीत करने के लिए ऑफिस जाऊं, जो कि मुझे मंजूर नहीं था। और मेरी ये कंडीशन थी कि मैं तभी जाऊंगा जब मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगे। तो वो 1994, 3 साल के बाद, जब स्थिति ऐसी आई कि जब फैक्ट्री प्राय बंद हो चुकी थी, उस वक्त बाध्य होकर उन्होंने मुझे दिया। फिर मैंने टेक ओवर किया फैक्ट्री। और कई एक चीज़ें थी ऐसी, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री थी, हम लोग फिलिप्स के लिए प्लास्टिक कवर्स बनाते थे, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, अभी बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डिलीवरी रिलायबिलिटी, उनका ऑर्डर आने के बाद टाइम से डिलीवरी होना, जो कि हो नहीं पाता था। सो उसमें काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत थी। आप रॉ मटेरियल प्लान करो, पहले प्रोडक्शन प्लान करो, कुछ एंटिसिपेट करो ऑर्डर्स, और कुछ स्टॉक्स रखो मेंटेन करके। एंड तो वो प्लानिंग वगैरह सही नहीं जा रही थी। तो ऑल दैट प्लानिंग हैड टू बी डन, वो करके, और सही एक साइकिल को सही बनाना, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे कि हाँ भाई, मैंने माल मांगा, मुझे टाइम से माल मिल रहा है, प्लस क्वालिटी को भी सही रखना। तो ये सब मैंने किया
जिसकी वजह से चीज़ें वापस सही लाइन पर आ गई। विक्रम, सुनने में आया है कि आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताएंगे? इसके अलावा मैंने एक और यूनिट अभी मैं लगा रहा हूँ। ये पीईटी की जो प्लास्टिक बॉटल्स बनते हैं, मिनरल वाटर या आजकल सभी चीज़ पेट में आ रहे हैं, तो इसकी एक यूनिट मैं लगा रहा हूँ। विशेषता तो ऐसा है कि भाई इट्स एन ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट में आपको भी जैसे दूसरे सर्वाइव करते हैं आपको भी करना पड़ेगा, बट क्वालिटी, प्राइस, वही डिलीवरी, रिलायबिलिटी, दीज आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर कि आप compete करते हैं, तो उसी लाइंस पे compete करने पड़ेंगे। ये तो कोई मोनोपोली तो आज के दिन में कोई भी बिजनेस में नहीं है, आप किसी में भी आओ आपको यू हैव टू compete। तो ये बताइए विक्रम कि आप दृष्टिहीन हैं, तो इसका आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव हुआ? नहीं, दृष्टिहीनता के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन ठीक है, कुछ काम ऐसे हैं जो शायद मैं नहीं कर सकता, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आज हो सके मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी ही चलाऊं। मैं जो कर सकता हूं मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया है करने का, और मेरे ख्याल से मैं काफ़ी हद तक एक नॉर्मल लाइफ लीड करता आ रहा हूं और कर रहा हूं। तो ये बताइए विक्रम कि आगे चलकर आप ज़िंदगी में किस मुकाम तक पहुंचना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत आगे की नहीं सोचता। आई लिव इन द प्रेजेंट और आई टेक लाइफ एज इट कम्स, तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, देखते हैं जो होगा वो ठीक है। तो आप वर्तमान में विश्वास रखते हैं। तो ये बताइए कि आपके जो हॉबीज़, शौक क्या हैं? मुझे म्यूज़िक का काफ़ी शौक है और मैं म्यूज़िक काफ़ी सुनता हूँ। इसके अलावा घूमने का भी काफ़ी मुझे शौक है, जंगल या पहाड़, सी बीच, जब भी मौका मिलता है कहीं ना कहीं बाहर भी निकल जाता हूँ। आई एम अ फैमिली मैन और मैं हमेशा परिवार के साथ ही रहना और घूमना और समय व्यतीत करना चाहता हूँ। अपने परिवार और पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा आप शेयर करेंगे? मेरा काफ़ी बड़ा परिवार है, फादर, मदर, मेरी वाइफ अंजना, मेरा एक बेटा है निकुंज, मेरा छोटा भाई है, उसकी वाइफ है, मेरी सिस्टर है, उसकी बेटी भी है। अब बढ़िया। तो आपने पहले जिक्र किया था कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार में कहेंगे? हाँ, मैंने ट्रेकिंग और रॉक क्लाइंबिंग वगैरह किया है। हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग वो एक कोर्स किया करते थे फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, और मैंने 2 साल उस कोर्स में ज्वाइन किया है। ये 15 दिन का कोर्स रहा करता था, जिसमें 1 वीक रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग वो सिखाते थे, और दूसरे हफ्ते में वो सिक्किम में ट्रैकिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाते थे, जिसमें योक्सम से स्टार्ट करके जोंगरी तक हम जाते थे। एंड जोंगरी इज़ अबाउट 14,000 फुट है ज़मीन के ऊपर, तो वहाँ समिट हुआ करता था। तो मैंने वो भी 2 साल किया है और काफ़ी मज़ा आया करने में। इसके अलावा मैंने क्रिकेट भी खेला है, और क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड जो कि आजकल काफ़ी संगठित हो गया है, और इसके मैंने नेशनल भी खेला है इसमें अपने स्टेट के लिए। बट उसके बाद ऑफ कोर्स शादी हुई और फिर जैसे परिवार बढ़ा, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा समय निकालना मुश्किल हो जाता है। आपने कहा कि आपको माउंटेनियरिंग से मज़ा आता है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके भाषा में ये मज़ा का परिभाषा क्या है? क्योंकि जब आम व्यक्ति माउंटेनियरिंग वगैरह में जाते हैं तो वो दृश्य देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, नज़ारों से मज़ा लेते हैं, तो आपके भाषा में ये मज़ा लेने का परिभाषा क्या है? देखिए, आप जब ट्रैकिंग करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों का फील करते हैं, जैसे पक्षियों का चहकना आपको सुनता है, आप बहुत सारी छोटी छोटी नदियों को पास करते हैं, कई बार क्रॉस भी करते हैं, तो उनका एक फील होता है, एक आवाज़ होता है। आप मौसम का मज़ा लेते हैं, मौसम में जो ठंडक है उसका मज़ा लेते हैं। इसके अलावा आप कई पेड़ पौधे और फूल जो रास्ते में जो आप पास करते हैं उनका भी आप मज़ा उठाते हैं, उनकी खुशबू बिखरी रहती है वातावरण में, और एक शांति रहती है, अजब सी शांति चारों तरफ। इसके अलावा ऑफ कोर्स आपके दोस्त जो साथ में रहते हैं उनका भी एक मज़ा होता है। रात को हम कैंप फायर करते हैं और एक साथ गाना वाना चलता है। कुल मिलाकर काफ़ी एंजॉयमेंट रहता है। थैंक यू वेरी मच विक्रम कि आपने अपनी जिंदगी के कुछ अनमोल पल हमारे साथ गुजारे। और अब नसीरुद्दीन शाह, वो बाकमाल एक्टर जिस पर हम सबको नाज है, आज हमें एक मशहूर बार एट लॉ और पॉलिटिशियन के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम है साधन गुप्ता। पिछले 60 साल से कामयाबी इनके कदम चूमती रही है।
जो कुछ हमें मालूम है वो ये कि चेचक के बाद बचपन में ही इनकी आंखें जाती रहीं और ये दृष्टिहीन हो गए थे। श्री साधन गुप्ता, जिन्होंने अपने परिवार के अटूट सहयोग और अपने दृढ़ संकल्प से अपने लिए एक कामयाबी भरी मंजिल तय की। 7 नवंबर 1917 को ढाका में जन्मे साधन मात्र 16 महीने के थे जब उनकी आंखों की रोशनी छिन गई। उनके माता पिता ने भारत समेत यूरोप के कई देशों में उनकी आंखों का इलाज कराया, पर नाकामयाबी ही हाथ आई। इसे भाग्य का लिखा मानकर उन्होंने साधन को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिल करा दिया, जहां पर हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करते हुए साधन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कलकत्ता के जाने माने प्रेसिडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र में अपनी बैचलर्स डिग्री हासिल की। वो शुरू से ही अपने दादा परदादा की तरह एक अच्छा वकील बनना चाहते थे। अपने इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कलकत्ता के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ से वकालत की डिग्री हासिल की और वकालत शुरू कर दी। जल्द ही अपनी काबिलियत के बल पर उनकी गिनती बेहतरीन वकीलों में होने लगी। आगे चलकर उनकी रुचि राजनीति में भी जाग उठी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1953 में उन्हें लोकसभा का पहला नेत्रहीन सदस्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने राजनीति में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली। आज साधन कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ वकील तो हैं ही, साथ ही राजनीति से भी उनका रिश्ता कायम है। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, 3rd ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। Call at 264-981-66. दोस्तों, हमें मालूम है कि हमारा एडवाइस सेक्शन आप बड़े ही चाव से सुनते हैं, वही क्योंकि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड बहुत कुछ होता है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज आज एक पॉपुलर फील्ड ऑफ वर्क है। अनुभूति मित्तल एक कंसल्टेंट हैं उन लोगों के लिए जिन्हें डिसेबिलिटीज हैं। बाय द वे, अनुभूति होल्ड्स एन MBA इन HR। रेणुका भगत उनसे मुकम्मल जानकारी ले रही हैं, तो आइए सुनिए। अनुभूति जी, सबसे पहले आप हमें मानव संसाधन विभाग या ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दीजिए। देखिए, किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी नीतियाँ डिसाइड की जाती हैं या क्या पॉलिसी रखनी है, दूसरे शब्दों में उसको कैसे उसको एक्चुअली में काम में लाया जाए, ये सब जो विभाग तय करता है उसको मानव संसाधन विभाग कहते हैं। और ऑब्वियसली उसमें जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो मानव संसाधन के क्षेत्र में या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स कहलाते हैं। अनुभूति जी, मानव संसाधन विभाग में रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं? इससे पहले मेरे ख्याल से हमें ये समझना चाहिए कि मानव संसाधन क्या क्या काम करता है, और जो भी वो काम करता है उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल होता है ये डिसाइड करना कि किस व्यक्ति को कंपनी में लेना है कि नहीं, उसके लिए इंटरव्यूज करना, ये कौन करता है? मानव संसाधन विभाग। उसके बाद उसको उस कंपनी के बारे में बताना ताकि वो इंसान ये जान सके कि उसका उस बड़ी कंपनी में क्या रोल है। उसके बाद उस व्यक्ति की क्या सैलरी होगी, प्रोविडेंट फंड है नहीं है, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब चीज़ें किस तरह से इफेक्ट में लाई जाएं या उसको सैलरी स्ट्रक्चर बनाना, ये सब भी काम होता है मानव संसाधन का। दूसरा चीज़ होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। जो भी कंपनीज में जैसे सैलरी ही तय कर दी गई या उम्र तय की जाती है कि इस उम्र से नीचे कोई काम नहीं करेगा, 18 वर्ष से नीचे आप फैक्ट्री में वर्कर को नहीं ले सकते, तो ये सब कहाँ से आता है? एक कंपनी की नीति तो होती ही है, बट ये डिक्टेट होता है, उस देश के कानून होते हैं। तो ये उसका संरक्षक कौन होता है? मानव संसाधन विभाग उस कंपनी का। और जो मानव संसाधन विभाग में काम कर रहा व्यक्ति है, या ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव हो गया या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर हो गया, और पहले ज़माने में इसको पर्सनेल भी मैनेजर कहा जाता था, इनमें से कोई यह पूरा काम कर सकता है।
ये डिसाइड करना कंपनी का काम है, कितनी बड़ी कंपनी है, क्या स्ट्रक्चर है उस कंपनी का। कई कंपनीज में ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ ट्रेनिंग भी जुड़ जाता है। अब आप हमें ह्यूमन रिसोर्सेज में चलने वाले प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे ऊपर तो MBA आता है, 2 साल का कोर्स होता है और कई सारी यूनिवर्सिटीज में या इवन पत्राचार के माध्यम से किया जा सकता है। और उसमें आपको पहले साल में तो सभी चीज़ सिखाई जाती है, जनरल मैनेजमेंट के गुर सिखाए जाते हैं, लेकिन दूसरे वर्ष में आपको उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलाइज करना चाहते हैं। दूसरे तरह के कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, 1-1 वर्ष के, वो भी ग्रेजुएशन के बाद किए जाते हैं। इसके अलावा कई सारे यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी कोर्सेज स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज 3, 6 या 8-9 माह के भी पत्राचार के माध्यम से भी कोर्सेज लागू करते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ाई से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये तो डेफिनेटली एक नींव होती है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको सक्सेसफुल होना है ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो ये आपका अंग्रेजी में एक होता है बेंट ऑफ माइंड, एक आपका उस तरफ रुझान होना चाहिए इंसान को समझने का। आपके कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप किस तरीके से अच्छी तरह से हल कर पाते हैं, ये सब अगर आपके अंदर गुर है तो आप एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर या एग्जीक्यूटिव साबित होंगे। अनुभूति जी, क्या दृष्टिहीन लोग भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और अगर है तो उनमें से कुछ सफल लोगों के और उनके एम्प्लॉयर्स के नाम हमें बताइए। बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव्स हैं और हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं एग्जीक्यूटिव्स जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में कंपनीज में काम कर रहे हैं, और इसके अनेक एग्जाम्पल हैं और ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इसकी अपॉर्चुनिटीज़। एक तो मुंबई में मिस्टर रजत मेहता करके हैं, वो IBM के कॉर्पोरेट ऑफिस में HR में है। एक और लेडी हैं हीरू चंदनानी, वो बैंगलोर में है। इसके अलावा एक दिल्ली में मिस वीना वर्मा करके हैं, ये फिक्की है, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज में है। पब्लिक सेक्टर क्षेत्र में आते हैं मिस नफीसा बुहारी, इसके अलावा मिस्टर नागराज मोरे, ये सब पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। और ऐसा नहीं है कि अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या लोगों का इंटरव्यूज ले रहे हैं तो आप अगले 10 साल तक वही करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो अलग अलग आपको दायित्व दिए जाते हैं एक, और जब आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो आप उससे बड़ा दायित्व निभाते हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों को इस क्षेत्र में कार्य करते हुए किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनका हल क्या हो सकता है? देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज में एक मुख्य काम होता है लोगों से मिलने का, उनसे बातचीत करने का, उनकी समस्याएं सुलझाने का, जैसे जिसको हम ग्रीवेंस हैंडलिंग कहते हैं अंग्रेजी में। और अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड आदमी कर रहा है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है कि उसके देख ना सकने से कोई काम रुक रहा है। मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिली हूँ जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में काम करें, उनके काम में कोई बाधा नहीं आती। और आजकल जबकि कंप्यूटर सब जगह आ गया तो उनके और भी पेपर वर्क जिसको कहते हैं, सारी चीज़ें कंप्यूटर पे, और आजकल दृष्टिहीन व्यक्ति अगर कंप्यूटर पे काम कर सकता है तो मेरे ख्याल से एक ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे कुछ भी करने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती है। जाते जाते अनुभूति जी, हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से मौके होते हैं? जब आप नए हैं तो आपको जाहिर सी बात है कोई एक एस्पेक्ट का दायित्व दिया जाएगा। जैसे जैसे आप कंपनी में बढ़ते जाएंगे तो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक से ज़्यादा दायित्व दिया जाएगा। और एक और बात होती है, जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या ऊंचे लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपका काम डे टू डे से बढ़ के आपका स्ट्रेटेजिक हो जाएगा। तो आप कंपनी में जो कंपनी के MD हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट है, उनके साथ बैठ के आप ये डिस्कस करेंगे कि भाई अगले साल में कंपनी की ग्रोथ कितनी होने वाली है, कितने एक्सपोर्ट होने वाला है, एक्सपोर्ट टारगेट क्या है, उसके हिसाब से कितने लोग चाहिए। स्वरोजगार तो बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल काफ़ी सारे फील्ड्स में आते हैं। किसी दूसरे कंपनीज में जाके उनको एडवाइस दे सकते हैं कि आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का काम किस तरह करना है, आप अपने कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर कैसा बना सकते हैं, या आप अपने कंपनी का परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम कैसा बना सकते हैं। एक दूसरी टाइप की कंसल्टेंसी होती है प्लेसमेंट कंसल्टेंसी, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी। और होता है कई सारे ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल जो कि एक्सपीरियंस होते हैं और कंपनी में कई साल काम करने के बाद अपनी ट्रेनिंग कंपनी शुरू कर देते हैं। आजकल बैक ऑफिस खोल रहे हैं, HR बैक ऑफिस। जैसे कंपनीज में काम होता है प्रोविडेंट फंड का, सैलरी प्रोसेसिंग का। एक कंपनी है, मान लीजिए उसमें 5,000 एम्प्लॉयज़ है,
वो अपने पास किसी को हायर ना करके वो बाहर से कंसल्टेंट को लेता है, उनको काम देता है। तो इस तरह के रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600055 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी, जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आए दिन हमें ऐसी समस्याओं की जानकारी मिलती है जिनमें नेत्रहीन लोगों को उनका हक नहीं मिलता। जी हाँ, और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिलती है कि वो कौन लोग हैं जो इन ब्लाइंड लोगों की मदद करने को हमेशा तैयार हैं। भाई, इसीलिए तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्लाइंड इन बिजनेस इंग्लैंड की एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर वर्कशॉप चलाई कि ब्लाइंड ग्रेजुएट्स को जॉब कैसे दिलाई जाए। और इस वर्कशॉप में यह भी जानकारी दिलाई गई कि इन लोगों के रिक्रूटमेंट टेस्ट कैसे हों एंड टू बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस। Interestingly, a driving course for blind people was also part of the workshop, where they drove by listening to the instructions of a sighted navigator. लो भाई, आ गया मेरा और तुम्हारा फेवरेट भाग। यानी लो छोले आसमान। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बचपन अपने आप में एक जादू है। क्या है ना? बात है ना? इसीलिए हर बच्चा हमें मोह लेता है। सोनल, जिनका नाम वसुंधरा रतूरी है, क्लास 3 की स्टूडेंट हैं जनाब। वाह, क्या बात है। 9 साल की उम्र में कंप्यूटर्स, बातचीत और गाने में महारत है बेहिसाब। वाह वाह वाह, बहुत खूब। यूएस में थी तो अपने टैलेंट से लुभाती। बहुत अच्छे। तो देखें अब हमें सोनल क्या है सुनाती। जरूर जरूर जरूर, इरशाद। ना बोली ना बोली ना बोली रे, घूंघट के पटना खोली रे, राधा ना बोली ना बोली ना बोली रे। याद करो जमुना किनारे सवरिया, याद करो जमुना किनारे सवरिया, फोड़ी थी राधा की काहे गगरिया, इस कारण न तुम संग बोली रे, राधा ना बोली ना बोली ना बोली रे। मेरा नाम असल में वसुंधरा है, पर सब मुझे सोनल के नाम से जानते हैं। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज, नई दिल्ली में। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एसएसटी है, जिसका नाम सोशल स्टडी से जानते हैं हम, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं हम, और जो नेचुरल थिंग्स होती हैं उनको भी जानने की ज्ञान होता है। ब्रेल से लिखना पढ़ना सब होता है। मुझे हिंदी इंग्लिश ब्रेल दोनों आते हैं। मैं कंप्यूटर्स पे काम करती हूँ। कंप्यूटर्स पे एक वो होता है सॉफ्टवेयर, उसको कहते हैं जॉज। वो जॉज बोलता है और जो भी कमांड्स होती हैं वो उसमें जॉज बता देता है। फाइल खोल लेती हूँ, कलरिंग कर लेती हूँ और ये सब कर लेती हूँ। कलरिंग ऐसे कि कलर बॉक्स में जाके कलर चुनते हैं और तब वो कलर हो जाता है। पढ़ाई के अलावा मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है और मैं गाने और भजन गाती हूँ, दोनों गाती हूँ। ज़्यादा मैं पुराने गाने गाती हूँ, एकदम वो कैची भी होते हैं तो बहुत अच्छे भी होते हैं, और जो नए गाने हैं वो तो धूम धड़ाका मस्ती ज़्यादा होता है, इसलिए सूदिंग तो पुराने गाने ही होते हैं। भजन तो मेरे पास एक बहुत अच्छा स्टॉक है भजन का। हे मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी, मारू मनड़ू छे गोकुल वन रावण, मारू मनड़ू छे गोकुल वन रावण, मारा तने ना अंगणिया मां तुलसी नमन, मारा प्राण जीवन। अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो सीडी और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आप हमें हमारे एड्रेस पे लिखें, ईमेल के ज़रिए, या फिर जिस तरह से भी आप राब्ता कायम करते हैं हमसे वैसे करें और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी।
लीजिए दोस्तों, घड़ी ने इशारा एक बार फिर कर दिया। और भाई, जैसा कि हम आपसे अक्सर कहते रहते हैं कि किसी का भी हुक्म टाल सकते हैं हम दोनों, यानी कि मैं सलीमा रजा और अरशद इकबाल, लेकिन इस घड़ी का हुक्म कोई नहीं टाल सकता। बिल्कुल सही फरमाया। हाँ, लेकिन हम वादा जरूर कर सकते हैं कि अगले हफ्ते हम आपसे इसी प्रोग्राम में इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। खुदा हाफिज। और बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें। ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। iWay, ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी